सोशल मीडिया की क्रांति आ जाने के बाद से अगर हमारे देश में किसी चीज की बहुतायत है तो वो है अज्ञानियों की संख्या। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, कि मतलब आपको पूरी बात का 5% पता हो और उसी 5% बात के ऊपर आप अपना एक ओपिनियन निकाल लें, अपनी एक बात को तैयार कर लें, बाकी 95% बात के ऊपर आप ध्यान ही ना दें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। वो स्थिति सबसे ज्यादा घातक होती है, क्योंकि उस स्थिति से आपको बाहर निकालना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। देश में एक बार फिर से ऐसे हालात बन रहे हैं जिनको कि देखकर आपको याद आएगा 2020-21 का वो दौर, जब दिल्ली में जाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस समय एक बार फिर से पंजाब के जो किसान हैं, जी हाँ, ऐसा लगता है बार बार इन आंदोलनों को देखकर कि किसान सिर्फ पंजाब में ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ पर आप तादाद के ऊपर अगर बात करने जाएंगे तो न जाने कितने सैकड़ों यहाँ पर आपको किसान दिखाई देंगे, बड़े बड़े 1-1, 2-2 लाख के म्यूजिक सिस्टम लगाए हुए अपने ट्रैक्टरों में, और ट्रैक्टर भी कोई पुराने नहीं, बढ़िया यही 5-10 साल पुराने ट्रैक्टर जो कि नए नवेले हैं। ये ट्रैक्टर भी सस्ते नहीं आते, अच्छे लाखों के आते हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जो कि अपनी फॉर्च्यूनर में ही ट्रैक्टर ट्रॉली को बांध कर ले आए हैं। तो ऐसे अमीर किसानों को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में ये किसान है या सिर्फ कुछ किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किसान अपने अपने सामानों को लेकर, अपने अपने वाहनों को लेकर दिल्ली की ओर निकल चुके हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस, मतलब पंजाब पुलिस से भी उम्मीद थी कि उनका रास्ता रोकेगी, लेकिन पंजाब पुलिस ने कहा कि भैया ये तो संवैधानिक हक है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। इसीलिए पंजाब पुलिस ने कुछ किया नहीं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उनका रास्ता रोकने के लिए बड़ी सारी कोशिशें करी। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए न जाने कौन कौन से प्रयास किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और आंसू गैस के गोले सिर्फ ऐसा नहीं कि बस कुछ पुलिस कर्मियों ने छोड़ दिए, बल्कि आसमान से भी गिराए गए, ड्रोन से गिराए गए, पतंगों को उड़ाया गया, लेकिन फिर किसानों के द्वारा उन ड्रोन को नीचे गिराने के लिए, मतलब दोनों तरफ से अपनी अपनी कोशिश चल रही है। किसानों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि भैया हमको एंटी नेशनल बोलकर यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है। लेकिन फिर एक बात यह भी है कि क्या वाकई में सरकार के पास इतना समय है कि वो प्रोटेस्टर्स को बदनाम करने के ऊपर इतना समय लगाए? क्या आम जनता को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर क्या चीजें चल रही है और क्या नहीं चल रही? खैर, हजारों की तादाद में यहाँ पर अब फोर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया है और हर एक जगह पर कोई कोना नहीं छोड़ा गया है जहां पर की बैरिकेडिंग ना करी गई। मगर सब किसी को अगर जहन में कोई सवाल है तो बस यही है कि आखिर ये बार बार किसान आंदोलन होने क्यों लगता है, और क्या एक बार फिर से हम लोगों को साल 1.5 साल तक इन किसानों को इस तरह से बॉर्डर पर बैठे हुए देखना पड़ेगा, जिनको कि देखकर हमको बुरा भी लगता है, लेकिन फिर मन में सवाल भी आता है कि आखिर इतना आंदोलन ये कर क्यों रहे हैं, और अगर वाकई में ये सही कारण से कर रहे हैं तो फिर सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? क्योंकि अगर हम लोग मध्य प्रदेश की ही बात करें तो अभी चुनाव के ठीक पहले लाडली बहना योजना का घोषणा किया गया, जिसमें हर एक अकाउंट में महीने के 1250 रुपए डाले जाते हैं। अब इसके ऊपर एक अलग से 1000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो निर्धारित किया गया है। तो क्या ऐसा ही कुछ इन किसानों के लिए नहीं किया जा सकता? क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो इस तरीके से फ्रीबीज बांटना भी तो वोट लेने का एक तरीका बन चुका है। तो फिर आखिर ये किसानों से ऐसी बेरुखी क्यों? तो मेरा मतलब बस यही है कि 2020-21 में भी कुछ ऐसा ही हालात हो गए थे, जब राजधानी को करीब करीब 1.25 साल 1.5 साल के लिए हर तरफ से घेर लिया गया था और राजधानी के अंदर बाहर जाने में बहुत मुश्किलात पैदा हो रहे थे। मतलब इतने मुश्किलात पैदा हो गए थे कि सब्जियों तक की मारामारी हो रही थी, लोग नौकरी पाने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे थे। मतलब रोजमर्रा की चीजों को लेकर आम जनता खास तौर से बहुत परेशान हो रही। वही आम जनता जिसको कि कहा जाता है कि किसान आपके लिए अन्नदाता है। हालांकि ये बात अलग है कि वही अन्नदाता को अगर सही मूल्य के ऊपर मंडी में अपना अनाज बिकने की खबर मिलती है तो ही वो बेचता है, वही तो वो नहीं बेचता, क्योंकि उसको भी अपना फायदा देखना होता है। और आप जो कि किसान को अन्नदाता मानते हैं, आप भी पैसों का मूल्य चुकाकर ही उस अनाज को खरीद पाते हैं, कोई फ्री में आपको लाकर देता नहीं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए मेरे अन्नदाता मेरे माता पिता हैं, जो कि मुझे फ्री में खाना खिलाते हैं, तो इसीलिए मैं उनको ही अपना अन्नदाता और माँ को मैं अपनी अन्नपूर्णा मानता हूं। मुद्दे की बात अभी यह है कि एमएसपी के साथ साथ कई सारी डिमांडों को लेकर जो हमारे किसान भाई हैं वो एक बार फिर से दिल्ली की चढ़ाई करना चाहते हैं। मतलब अपने दृढ़ निश्चय के साथ में वो बोल चुके हैं कि भैया दिल्ली तो हम जाकर रहेंगे। इसी बात का पूरा फायदा उठाते हुए इसी आग के ऊपर अपनी रोटियां सेकने का काम कांग्रेस समेत कई सारी पार्टियां कर रही है और वो किसानों की इन सभी मांगों का समर्थन कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात दिल में ये आती है कि दिल्ली और उसके आसपास क्या फिर से 1-1.5 साल पहले जैसे हालात हुए थे, क्या वैसे ही हालात हो जाएंगे? क्या सरकारें इनकी मांगे पूरी करके इन मुद्दों को खत्म नहीं कर सकती? आखिर सरकार के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि वो अपने किसानों की मांगे पूरी ना कर सके? क्योंकि कई सारे जानकार, कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों की इन मांगों को पूरा अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो किया जा ही नहीं सकता। ये मांगे सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इलेक्शंस को देखकर एक ऐसा माहौल तैयार करने के लिए की जा रही है जिससे कि माहौल बिगड़ सके। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर निकल कर आ चुके हैं जिनमें कि कई सारे किसान कह रहे हैं कि मोदी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो राम मंदिर के बाद में काफी ऊपर चला गया है, हमें उसे नीचे लाना है। वही एक शख्स कहता हुआ सुनाई दिया था कि पिछली बार तो मोदी पंजाब आया था तो बच गया, लेकिन इस बार मोदी अगर पंजाब आएगा तो बच नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर
इलेक्शन से मोटिवेटेड होना भी एक बड़ा आरोप लग रहा है इस पूरे किसान आंदोलन के ऊपर। तो जरा अब एक काम करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये मांगे हैं क्या वो वाकई में वाजिब है और क्या सरकार इनको पूरा कर भी सकती है प्रैक्टिकली या नहीं। क्योंकि अगर सरकार इनकी मांगे पूरी करती है तो आप इस बात को समझिएगा कि सरकार वो मांग पूरी करेगी टैक्स के पैसे से, जो आप और मैं अपनी मेहनत की कमाई से काट कर भरते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब आप कोई फसल बेचने जाते हैं तो एग्रीकल्चर होने के कारण उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आप और मैं मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं तो हमारी कमाई के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है और उसी टैक्स से ये सब जितनी भी सुविधाएं दी जाती है ये दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके और मेरे पैसे के इस्तेमाल का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जानना तो जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले बस एक बार कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो भैया इसको अपने यार दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि बात उनके दिमाग में भी क्लियर तरीके से आ सके कि भाई आखिर मुद्दा क्या है। तारीख थी 19 नवंबर 2021, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान निकलकर सामने आता है जिसमें कि वो कहते हैं कि हमने 3 कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके की बाद में लंबे समय से चल रहा किसान आंदोलन जो था वो खत्म किया गया। इसके साथ ही दिल्ली में जो लोग आने जाने वाले लाखों लोग थे उन लोगों ने चैन की सांस ली, क्योंकि उनको दिल्ली के अंदर ही घुटन जैसा माहौल लगने लगा। अब देखिए, जब ये पूरा का पूरा आंदोलन खत्म हुआ और किसान वापस जाने लगे तब भी एक कसक जो थी वो छूट गई और वो थी एमएसपी को लेकर। दरअसल वो चाहते थे कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। सरकार ने इस बारे में कमेटी बनाकर विचार करने की बात भी कही थी, मगर एक कानून कभी भी नहीं बन पाया और ना ही एमएसपी को लेकर कानून बना पाना कभी इतना सिंपल था। बस फिर क्या था, अब जबकि केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में बस कुछ एक महीने ही बचे हुए हैं, ऐसे में अगली लोकसभा चुनाव सर पर है, तो पंजाब से हजारों किसान फिर एक एमएसपी की डिमांड को लेकर आंदोलन करने आ जाते हैं। जो लोग अगर इस बारे में नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दरअसल जब कोई किसान किसानी करता है, खेती करता है, फसल उगाता है, तो उस फसल को उगाने में उसको एक रकम खर्च करनी पड़ती है, चाहे वो मेहनत के रूप में हो, बीज के रूप में हो, खाद के रूप में हो, पानी के रूप में हो, मजदूर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको एक पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में जब फसल बनकर तैयार हो जाती है तो उसके ऊपर एक दाम लगता है कि भाई ये दाम पे इस बार की फसल, गेहूं की, चने की, दाल की, इन सब की जो फसल है वो अलग अलग दामों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर बिक सकती है। मतलब कि मार्केट की सिचुएशन को देखकर वो उससे ऊपर भी बिक सकती है, लेकिन एक तय कीमत रहती है कि भाई इससे कम तो वो नहीं बिकेगी। और अधिकतर केस में ये देखा गया है कि ये जो एमएसपी रहती है ये 1.5 गुना रहती है फसल का। ऐसे में होता ये है कि किसान को ये पता रहता है कि उसको कम से कम नुकसान तो नहीं होगा और सरकार उसी एमएसपी के ऊपर किसानों से उस फसल को खरीदती भी है। फिर चाहे बाजार का भाव कैसा भी हो, कितना भी कम क्यों ना हो, घाटे में क्यों ना जा रही हो, भारत सरकार अपनी तरफ से एमएसपी की स्कीम को 60 के दशक से तब शुरू करके गई थी जब देश में खाने का बहुत बड़ा संकट था और सरकार ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्निक का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा ऐसी फसलें लेकर देश की जरूरत पूरा करना चाहती थी। और उसी टाइम किसानों को ऐसी फसलें लगाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट भी कर दिया जा रहा था कि आप एमएसपी स्कीम का फायदा उठाएं और आप भी ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाएं, जिससे कि सरकार भी आपको सपोर्ट करेगी और जो देश में इस समय खाने की चीजों की कमी पड़ रही है उसकी भी भरण पूर्ति हो जाएगी। अपनी फसलों के बदले रिटर्न में एक मिनिमम गारंटी दी जा रही थी सरकार की तरफ से, जो कि आज की तारीख में 23 ऐसी फसलों पर तय हुई है। जब भी किसी एक सेक्शन की तरफ से ऐसा आंदोलन होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि यार सरकार आखिर ऐसे लोगों की मांग को मान क्यों नहीं लेती, क्योंकि आखिर में जैसा मैंने शुरुआत में कहा, भाई किसान तो हमारे अन्नदाता है, क्यों आखिर चुनाव से पहले ही किसान को यूं परेशान किया जा रहा है, जब हर राज्य में सरकारें लोगों को, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, लाडली लक्ष्मी योजना वगैरह इन सब के बारे में, सरकार जब लोगों को फ्री में चीजें बांट रही है और अपने वोट बैंक को बड़ा कर रही है, तो आखिर इस केस में सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि किसानों को खुश कर दे और उनको भी अपनी तरफ मिला ले। और तरीका मिल जाएगा ईवीएम हैक करने का। तो देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज को, सिचुएशन को, किसी भी एक मुद्दे को समझने के लिए ना चीज को थोड़ा सा डीपली हमको समझना पड़ता है। कई सारे एक्सपर्ट्स का दरअसल इस पूरे मुद्दे पर यह मानना है कि ये जो डिमांड्स आ रही हैं किसानों की तरफ से, इनको एक्सेप्ट कर लेना किसी भी तरीके से सही नहीं रहेगा। इसमें कई सारे सिचुएशंस हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि इन मांगों को पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त जरूरी पैसा लगेगा वो बहुत ज्यादा है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को बताया जा रहा है कि ये जो मांगे किसानों की तरफ से की जा रही हैं, इन मांगों को एक हद तक, पूरी भी नहीं बोल रहा हूं मैं, एक हद तक पूरा करने के लिए सरकार को कम से कम 12 से 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। मतलब इस बात का आप एक आकलन इसी बात से लगा लीजिए कि इस बार जो बजट पेश हुआ है उस बजट में जो बड़े प्रोजेक्ट्स का जो एक टोटल बजट है वो करीब 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि साल 2020 में जो कृषि उपज का कुल मूल्य था वो 40 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें कि अगर हम लोग डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसवी फसलों को भी शामिल करें तो इसके अलावा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2020 का, उसमें कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए था। ऐसे में जो जितने भी जानकार हैं इस पूरे सब्जेक्ट के, उनका कहना है
कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की समय बात की जा रही है, अगर उसे कानून वाकई में बना दिया गया तो आखिर ये जो इतने रुपए हैं इसके भरण पोषण के वो आएंगे कहां से? भाई उस पैसे को आपको निकालने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको कटौती करनी पड़ेगी। इस समय जो आप इतने बढ़िया रोड्स बनते हुए देख रहे हैं, या तो उन रोड्स के बजट को आपको कम करना पड़ेगा। इस समय जो आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लगते हुए देख रहे हैं, आपको उसके बजट को कम करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े शहरों में इस समय जो मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको उसके पैसे को कम करना पड़ेगा। बेसिकली आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके पैसे को काटना पड़ेगा। या फिर जो हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि भारत में रक्षा बजट के ऊपर काफी पैसा खर्च करता है। हमारे देश में पिछले कुछ समय में रफाल आया है, रशिया से हमने काफी सारी टेक्नोलॉजीज को लिया है, इजराइल से लिया है। हमको उस बजट को कम करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार फिर उसके बाद डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएगी, जो कि आपके ऊपर या फिर मेरे ऊपर इस बात का पूरा असर पड़ेगा। तो ऐसे में सीधी सी बात यह है कि अगर इस चीज को इंप्लॉय किया जाता है तो इसका भार या तो सरकार के ऊपर या आपके और मेरे ऊपर आएगा, जिससे कि इवेंचुअली सिर्फ हमारा ही दुखेगा। तो ऐसे में बात यह आ जाती है कि आखिर इसके लिए कोई कैसे तैयार हो जाए। और अभी तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटे सेगमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब सिर्फ एमएसपी की। अगर इसके अलावा जो एक बहुत अजीब सी मांग हुई है कि भाई 60 साल से ज्यादा लोगों के लिए 10,000 रुपए की पेंशन करो किसानों के लिए, मतलब ऐसे में तो कल को फिर वो एक किराने की दुकान वाला, परचून की दुकान वाला, वो कपड़ों का व्यापारी, ये लोग भी खड़े हो जाएंगे। मतलब हलवाई खड़ा हो जाएगा, भाई साहब मैंने आपको जिंदगी भर समोसा तल के खिलाया है, अब आप मुझे 10,000 रुपए पेंशन दो। मतलब ये एक कहीं से भी टेक्निकल चीज समझ में मुझको नहीं आ रही है ना, प्रैक्टिकल चीज समझ में नहीं आ रही। मतलब आप ये समझ लो, इसके अलावा ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि साल में 200 दिनों के लिए 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार भी दिया जाए। इसके अलावा बिजली, डीजल, इन सब में जो सब्सिडी और कई चीजों को मुफ्त करने की जो मांग हो रही है वो हो ही रही है। इन सब चीजों के बजट को अगर हम लोग मोटा मोटा भी एक अंदाजा लेकर जोड़ें तो ये करीब करीब 35 लाख करोड़ के आसपास आता है। अब आप मुझको बताओ, अगर इतना पैसा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी में लगा दिया जाएगा तो आखिर ये पैसा आएगा कहां से? सब्सिडी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उस पैसे को लगा रही है, लगाने के लिए कहीं से पैसा आना भी तो चाहिए। अगर वो पैसा नहीं आ रहा है तो जाहिर तौर पर इससे आपको और हमें मिलकर वही जो हम कहते हैं ना, महंगाई बढ़ जाएगी, वही सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन वही विपक्ष जो कि महंगाई को लेकर हमेशा मुद्दा बनाता रहता है, वो इतनी बड़ी चीज को इग्नोर करके सिर्फ चुनाव का फायदा उठाने के लिए अभी किसानों को कह रहा है कि भैया हम आ गए तो हम आपकी बात मान लेंगे। बेसिक सी बात यह है कि ये सब चीजें अगर होती हैं तो हर एक चीज, हर एक सामान महंगा हो जाएगा, हर चीज पर कहीं ना कहीं टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादातर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो वो टल जाएंगे या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आर्मी को जो मजबूत करने का लगातार काम कर रहे हैं, वो पैसा मतलब आप कहां से लाओगे? काटना तो पड़ेगा ना। एक्सपर्ट्स तो कई सारे ये तक कहने लगे हैं कि अगर सारी फसलों पर हम लोग एमएसपी देने की मांग को हम मान लेते हैं तो इसका सारा खर्च कई लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह समझ में आती है कि अगर हम मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमारा कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए का था। अजीत भारती जी का एक वीडियो इसके ऊपर काफी अच्छा उन्होंने बनाकर इसके ऊपर डाला है, जिसमें कि उन्होंने पूरा बताया है एक मोटे मोटे अंदाजे के साथ कि हमारा जो बड़ा बजट है, जो देश भर का बजट है, वो 45 लाख करोड़ रुपए का है। और अगर हम इन मांगों को मानते हैं तो इन मांगों को मानने का अलग से बजट 35 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और जो ये 45 लाख करोड़ का भी बजट हम लोगों ने बनाया है ना, वो हमारी कुल आमदनी का एक तरह से 6% ज्यादा ही है। तो आप बताओ ये चीजें कहां से मानी जा सकती हैं? दूसरी बात, कानून बनाकर ज्यादातर फसलों के लिए अगर एमएसपी डिसाइड करना की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब गन्ने और चावल जैसी फसलें बहुत ज्यादा पानी मांगती है। एमएसपी के कारण जब अधिकतर किसान इन्हें लगाएंगे तो उन इलाकों में पानी की कमी आ जाएगी। और पंजाब में भी यही चीज हुआ। फ्री बिजली और बेहतर एमएसपी के चलते बहुत से किसानों ने कई तरह की फसलें लगाई, जिनका ज्यादातर जगह पर ग्राउंड वाटर लेवल तो था वो नीचे चला गया। मतलब कई सारी जगहों पर कुएं सूख गए, बोरवेल सूख गए, और फिर वही किसान फायदे में रहे जिनके पास में वाकई में गहरे बोर थे या फिर पानी था। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर एमएसपी मैंने चावल के ऊपर दे दी, चावल छत्तीसगढ़ में अच्छा होता है, मध्य प्रदेश के कई सारी जगहों पर चावल सही तरीके से नहीं होता है क्योंकि वहां पर उतनी पानी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब किसानों को पता है कि साहब चावल के ऊपर हमको बढ़िया रेट मिल रहा है एमएसपी में, तो हम तो चावल लगाएंगे, भले ही वहां पानी हो या ना हो। अब इसके दो नुकसान होंगे, या तो आप पानी की जुगाड़ जैसे तैसे करके अपनी फसल को अच्छा कर लो, इससे में आप पानी खराब करोगे, और अगर आपकी फसल खराब हो गई तो फिर आप सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे, साहब हमारी फसल तो खराब हो गई, अब आप उसकी क्षतिपूर्ति करो। मतलब आपको समझना पड़ेगा इस चीज को कि यार यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, इन सब चीजों के बीच में स्वामीनाथन जी का नाम बार बार लिया जा रहा है। स्वामीनाथन अय्यर दरअसल कृषि बिल के वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि यह बिल देश की तकदीर बदल कर रख देगा। बिल के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा था कि यह बिल असल में किसानों के लिए सबसे बड़े लाइफ
चेंजर साबित होने वाले बिल हैं और आने वाले दिनों में ये किसानों को और भी ज्यादा सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ हम जानते ही हैं। अगर खरीदने वाले के पास ये फ्रीडम है तो कि वो कहीं से भी खरीद सकता है, तो भाई बेचने वाले के पास भी तो ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जहां पर जाकर इसको बेचना चाहे वहां बेच दे। लेकिन एकाएक यहाँ पर एक तरह से झूठ फैलाया गया और कहा गया कि बिल के आने के बाद में एमएसपी खत्म हो जाएगी और किसान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो भैया प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जो बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हैं वो आके आपकी फसलों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, आपकी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मतलब आप समझिए इस चीज को कि किस हद तक जाकर यहाँ पर बरगलाया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर सिर्फ स्वामीनाथन अय्यर जी की बात नहीं है, इनके जैसे न जाने कितने ही सारे एक्सपर्ट्स थे जिनका ये सोचना था। ये वाकई में देखकर बुरा लगता है कि कैसे किसानों के नाम पर एक खास इलाके से हमेशा कुछ ही लोग खड़े हो जाते हैं और अपनी ताकत के दम पर सरकार को झुकाने की बात करते रहते, जबकि रियलिटी में यह है कि 2020-21 में जिस कृषि बिल का पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इतना बड़ा विरोध किया था, उसी बिल का महाराष्ट्र और आंध्र के किसानों ने संगठन ने समर्थन किया था, मगर उनकी किसी ने सुनी नहीं। देखिए बातें बहुत हैं, लेकिन ये बात हमको वाकई में माननी पड़ेगी कि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, लेकिन खेती किसानी जितना अनप्रेडिक्टेबल पेशा और कोई है भी नहीं, जहां किसान कई बार कर्जा लेकर साल भर अपना खून पसीना लगाता है और उन्हें अपनी मेहनत के लिए सरकार की तरफ से गारंटी की वाकई में जरूरत होती है। मगर यह भी देखना होगा कि सरकार से जिस सुविधा को आप ले रहे हो, उस सुविधा के नाम पर हम उसे किस हद तक निचोड़ सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के किसान फैमिलीज को सब्सिडी के तौर पर जो पैसे दिए जाते हैं वो भारत की पर कैपिटा इनकम के बिल्कुल आसपास हो जाते हैं। इसके अलावा जो किसान हैं उनको कम रेट पर लोन भी मिलता है, वक्त वक्त पर उनके लोन को माफ भी कर दिया जाता है। कई लोग यहाँ बोलते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के तो आपने 7 लाख करोड़ के लोन माफ कर दिए, वही किसानों के भी लोन माफ किए जाते हैं। और यही बड़ी वजह है कि पंजाब में जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन भी है वो भारत के अमीर किसानों में शामिल होता है। मगर इन सब के बावजूद भी किसान जो इस समय मांगे कर रहे हैं वो कुछ लोगों के मन में शक पैदा करती हैं कि क्या इन मांगों का कुछ और मकसद तो नहीं हो सकता, क्योंकि आंदोलन में शामिल बहुत से लोगों की बातों से तो यही लगता है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी गई धमकी हो या फिर खालिस्तान की मांग हो, आजाद पंजाब हो, पाकिस्तान को हमको जाने दो, पाकिस्तान से हमको जुड़ना है, खालिस्तान के साथ हमको ऐसा करना है, ये सब बातें भी इसी आंदोलन से निकल कर आती हैं। मगर इन सब के बावजूद भी एक बात वाकई में हमें समझनी पड़ेगी कि आंदोलन में शामिल 2-4 लोगों की बातों से प्रूव नहीं होता है कि आंदोलन कर रहे सभी लोगों की यही सोच है। मगर 2-4 लोग भी अगर कैमरे के सामने देश तोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये वाकई में एक बहुत ही सीरियस इशू है। 2-4 लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो भीड़ में ऐसे और भी लोग होंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो इनकी जैसी सोच रखते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी लोग इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उन्हें खुलकर सरकार से बात करनी चाहिए। इन लोगों को बच्चों की तरह सिर्फ अपनी मांगों पर अड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि मांगों को इकोनॉमिक्स की तौर पर भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और खुद भी समझना होगा कि क्या उन मांगों को पूरा करने के लिए देश के हाल हम खराब कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मतलब आप समझें कि किसी लड़के को एक गाड़ी खरीदनी है, अपने बाप से बोलता है कि साहब मुझको तो 50 लाख की जो फॉर्च्यूनर है वो चाहिए। अब पिताजी की जो सालाना आय है वो 40 लाख रुपए है, जिसमें उसको पूरा घर चलाना है, लेकिन लड़के को चाहिए 50 लाख की कार। तो ये कहीं से कहीं तक भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उस पिता को घर के सारे खर्च चलाने हैं। मतलब वहां पर उसको ग्रोसरी की शॉपिंग भी करनी है, उसको घर के बिजली के बिल भी भरने हैं, उसको जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनकी जरूरतों को भी पूरा करना है, शौक भी फिर पूरे करने हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बाकी सबकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको नहीं मारा जा सकता, ये हमको समझना पड़ेगा। इसलिए ना तो सरकार को चाहिए कि वो अपने ही नागरिकों पर गोली चलाकर कोई जुल्म करे, और ना ही नागरिकों को चाहिए कि वो अपनी ही सरकार को दुश्मन मानकर उनके खिलाफ जंग छेड़ दे। अगर दोनों साइड ये बात समझेंगे तो वाकई में इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन अगर इस बात के ऊपर आप अड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ती जाएगी और चीजें सुधर नहीं पाएंगी। अब आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।